नमस्कार, डीडी न्यूज़ के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋतु वर्मा। भारत में यूं तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अब छूटा हो जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो, या यूं कहें भारत की प्रगति में देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी और भागीदारी ने इस विकास यात्रा को और मजबूत किया है। ऐसे में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले समय में और खासकर 2029 से ही अगर ये लागू होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये कितना बड़ा बदलाव है, ये जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि समाज में तमाम क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं के अनुभव क्या रहे हैं, वो किस तरह से इस बड़े बदलाव को देखने जा रही हैं, इस बड़े घटनाक्रम को वो कैसे देखती हैं कि भारत की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आज वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, आप 1982 बैच की अधिकारी हैं, साथ ही भारत की संसदीय व्यवस्था में आपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। हमारे साथ आज अपने अनुभव और महिला आरक्षण पर बात करने के लिए खास मेहमान हैं हमारी सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव जी। आप पहली लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्नेहलता जी। सबसे पहले स्नेहलता जी, एक लंबा प्रशासनिक सेवा का आपका करियर रहा है। इसमें आपने केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण पदों पे आप कार्यरत रही हैं। 1982 बैच की अधिकारी हैं आप। तब से जो सफ़र शुरू किया था, तो महिलाओं का प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सेदारी भागीदारी को किस तरह से देखा जाता था, क्योंकि सफ़र वहाँ से शुरू करके हम महिला आरक्षण विधेयक तक पहुँचेंगे। देखिए, 1982 में जब हम सेवा में आए थे उस समय मैं ये कहूँगी कि महिलाओं का प्रतिशत सेवाओं में यद्यपि आज जितना नहीं रहा है, पर फिर भी हम लोग प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कहलाती है, उसमें हम लोग 13 महिलाएं थी और वो लगभग 150 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में 13 महिलाएं थी। तो कम संख्या दिखती थी, परंतु भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो एक मेरा जो एक्सपोजर रहा, उसके हिसाब से ऐसा कभी लगा नहीं कि वहाँ पे कोई भेदभाव हो रहा है। और महिलाओं को भी चूँकि सबसे उच्च सेवा है, संभवतः इसलिए उसमें कोई भेदभाव मुझे नज़र नहीं आया। हमको बराबरी से उनके साथ टूर पे जाना और विलेज विज़िट में, जैसे वो एक कमरे में रह रहे हैं वैसे ही स्कूल के एक कमरे में एक लड़की होने के नाते भी हम रहे हैं अकेले। और कभी ऐसी कोई भाव नहीं आया कि हम को कुछ अलग से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया, या कि वहाँ पे एकेडमी की तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो थोड़ा सा जो जब नौकरी में ऑफिसेस में आए, तब जो हम लोग देखते थे कि महिलाओं के लिए काम करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग उनके लिए किया जाता था और जो प्रेजुडिस जिसे कहते हैं, जैसे कि अरे मैडम ये तो महिला हैं, ये तो 5 बजे घर चली जाती हैं, ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ तो चली जाती हैं। तो मेरा उनसे प्रश्न होता था कि फिर आप घर जाकर मतलब खाना तो बनाते नहीं हैं, बच्चे आप देखते नहीं हैं, तो वो कौन देखेगा। तो महिला होने के नाते मैं समझ सकती थी कि वो क्यों जल्दी के मतलब ऑफिस टाइम के बाद चली जाती हैं। और पुरुष ज़्यादातर ये चाहते हैं कि वो ऑफिस में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, क्योंकि घर में उनको घर का काम देखने के लिए या परिवार को देखने के लिए कोई उपलब्ध होता है। तो ये एक जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने काफ़ी सालों तक देखा कि काम करते समय जब महिला पीए है तो वो कहती थी कि मैं 5 बजे मैडम चले जाऊंगी, मेरे को बच्चे को क्रैश से लेना है। और जो मेरे साथ दूसरा पीए होता था जो कि पुरुष था, वो रात को 8-9 बजे तक बैठ सकता था। तो यहाँ पे ऑफिसर लेवल पे सुविधा ये है कि मेरे पास 2
स्टाफ में ऑफिस में काम करने के लिए हैं। और तो मैं एक महिला के साथ में एक पुरुष को रख सकती थी, रख लिया मैंने, या मुझे मिल गया तो मुझे सुविधा हो गई। और जो समस्याएं महिलाओं की हैं उनको समझना प्रशासन में बहुत आवश्यक है उनके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पदोन्नति नहीं लेती हैं। बैंकों में अगर आप देखेंगे, परिवार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए महिलाएं अब पदोन्नति नहीं लेती हैं, क्योंकि उसमें बैंकों में ये पॉलिसी है कि यदि आप उसी स्थान पर रुकना चाहते हैं तो प्रमोशन फोरगो कर दीजिए, तो वो ऊपर तक जा ही नहीं पाती। परंतु यदि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो फिर नौकरी छोड़ देंगी, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता परिवार और उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें हम कहते तो ज़रूर हैं कि कोई भेदभाव नहीं है, परंतु उनके लिए पृथक से नीति नहीं है जिसमें कि वो पदोन्नति भी पा जाएं और आगे भी बढ़ जाएं और कॉरपोरेट में बोर्ड लेवल पे और नीति बनाने की स्थिति में भी पहुंच जाएं। तो स्नेहलता जी, क्या आप बतौर लोकसभा की पहली महिला महासचिव होने के नाते अब महिला आरक्षण विधेयक को किस तरह से आप देखती हैं? मुझे लगता है कि ये समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और केवल इस बिल के आने से तो एक क्रांति आएगी, परंतु उस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं को पहले से तैयार करना है इस लीड रोल के लिए। उनके लिए प्रशिक्षण की संभवतः आवश्यकता होगी। जो हमारे पंचायतों में और लोकल बॉडीज़, जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उसमें जो महिलाएं नेता के रूप में इस्टेब्लिश हुई हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए इसमें मौका मिलेगा। और नई महिलाएं जो कि अभी इस क्षेत्र में जिन्होंने कदम नहीं रखा है, और अभी कहना चाहिए कि सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रशासन की यूनिट है, जो पंचायत और लोकल बॉडी है, उसमें अभी उनका रोल चल रहा था। आगे उनको बढ़ने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं था, तो अब उनको चूँकि ये अवसर मिल रहा है, तो नीचे से जो महिलाएं जब ऊपर आएंगी तो फिर नीचे भी महिलाओं को आना पड़ेगा, आएंगी, परंतु उनका जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सब एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं, तो उनको टिकट मिलेगा, पर उसके बाद उनका जीतना भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर महिलाओं की संख्या राजनीति में महिलाओं के बढ़ने और भागीदारी में बड़ी अड़चनें क्या आप देखती हैं, बड़ी रुकावटें या चुनौतियाँ? क्या वो चुनौतियाँ एक महिला आरक्षण बिल दूर कर देगा? महिला आरक्षण बिल से संख्या तो हो सकती है, परंतु भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज भी पंचायत में अगर सरपंच महिला है तो कई जगह आज भी या नगर निगम की बॉडी में महिला प्रतिनिधि है तो उनके पति जाकर के बैठते हैं या रिश्तेदार चले जाते हैं। तो ये पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध तो है, परंतु वास्तविकता क्या है ये हमें देखने की आवश्यकता है। और महिलाएं क्यों आगे, जब उनका पद है तो वो क्यों नहीं असर्ट करती हैं कि हम ही जाएंगे और हम ही लोगों की समस्याएं सुनेंगे। क्या गांव के लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये पहली बार बनी है महिला सरपंच या महिला पार्षद, तो हम उनके पति से ही बात करेंगे या उनके भाई से बात करेंगे या बेटे से बात करेंगे। तो ये जो एक मानसिकता है उसमें बदलाव में थोड़ा समय लग सकता है। स्नेहलता जी, क्या आपको लगता है कि देश में जब महिलाओं के, बहुत से ऐसे राज्य हैं महिलाओं के नाम राशन कार्ड, महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर, महिलाओं के ही नाम अब चाहे ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो,
स्वयं सहायता समूहों को बहुत एक तरह से मजबूत किया गया है तमाम नीतियों के बदलाव के साथ। मुद्रा योजना में एक बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो लोन लेके आज बतौर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उस मानसिकता में कुछ बदलाव आया, जिस मानसिकता का आप जिक्र कर रही हैं उसमें किसी बदलाव को आप देख रही हैं, क्योंकि उस बदलाव के साथ ही सार्थक होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, बिल्कुल, अभी परिवर्तन तो हो रहा है, पर जैसा कि मैंने बताया कि एमपीज़ और एमएलएज़ में अब जब आरक्षण होगा और संख्या बढ़ेगी सांसदों की और विधायकों की। जी हाँ, क्योंकि इस समय हाँ, 75 महिलाएं हैं लोकसभा में, जो 29 में ये लागू होता है तो 181 महिलाएं हो जाएंगी। तो जब संख्या बढ़ेगी तो संभवतः एक जो मैसेज जाएगा कि भाई महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और वो क्षेत्र में काम करेंगी तभी तो वो जीत पाएंगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि परिवर्तन तो होना ही है, परंतु इस परिवर्तन को लाने के लिए काफ़ी प्रयास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप पद पे किसी व्यक्ति को बिठाते हैं जो उस पद के लिए काम करे तो उसके लिए उसको तैयार करना भी बहुत आवश्यक होता है। बतौर महासचिव रहते हुए आपने देखा होगा कि जितनी नई महिला सांसद आती होंगी तो किस तरह की चुनौतियां उन्हें देखने को मिलती थी, और अनुभवी जो सांसद रहे हैं उनका किस तरह का सहयोग रहता था, या फिर पूरा मतलब लोकसभा सचिवालय किस तरह से उन्हें सहयोग करता है, क्योंकि वही सारा ट्रेनिंग मुझे लगता है आने वाले समय में इन महिलाओं को भी दिया जाएगा। जी, जो सांसद अभी आती हैं वो उनको हमारे जो स्पीकर साहब अभी प्रेजेंट में भी स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और हर एक सदस्य को ये कहा गया, इंक्लूडिंग महिला सदस्य, कि आपको बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उनको भाषण जैसे जिस मुद्दे पे बोलना चाहती हैं तो वो कैसे उस पे बोलेंगी वगैरह, तो वो तैयारी हम लोगों ने करवाई, उनके भी स्टाफ ने करवा के दी। और ये रिकॉर्ड है कि जितनी भी महिला सांसद लोकसभा में थी सभी ने एक निर्धारित अवधि में शुरू में ही उन्होंने बोला, और इस तरह से उनकी जो शायद झिझक हो या समस्या हो बोलने में वो ख़त्म हुई हो। और विषयों को लेकर उन्होंने मतलब अपना अध्ययन किया और उस पर फिर अपना वक्तव्य रखा। लेकिन किस तरह से आप प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मतलब वो चुनौतियां आप देखती हैं इसको लागू करने में? 2023 में ये नियम आया और अब 16 से 18 के विशेष सत्र में इसे लागू किया जाना है। 29 से इसे पूरी तरह लागू किया जाना की बात की गई है 29 के लोकसभा चुनाव में। तो वो क्या चुनौतियां आप देखती हैं, वो क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी तो जब 2023 में ये एक्ट बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो उस समय ये सोचा गया था कि जब सेंसस होगा और फिर डिलिमिटेशन कमीशन होगा, जैसा कि वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो ऐसा लग रहा था कि 2034 के पहले ये संभव नहीं होगा, परंतु अभी 16 से 18 के अप्रैल में जो विशेष सत्र होने वाला है उसमें इसको एक्सपीडाइट करने की योजना है। अब अंतिम रूप से क्या होता है ये तो सदन में जब कार्रवाई होगी तो हमें पता चलेगा, परंतु अभी यदि 2029 में इसको प्रभावी करना है तो सेंसस होना है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है, जो कि इतनी कम अवधि में यदि हो सकता है तो बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट होगा, और उससे जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं महिलाओं के लिए वो बढ़ पाएंगी। यदि प्रक्रिया में आरक्षण 33% से ज़्यादा इस अगले चुनाव में करना है तो ये भी संभव है कि जो 2008 का डिलिमिटेशन है और 2001 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे ही ये प्रक्रिया की जाएगी। तो 2001 के सेंसस में एक्चुअली जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के हिसाब से हर स्टेट में स्थिति है उसमें भी कोई अब डिस्प्यूट नहीं है इतने सालों में। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए भी मुझे लगता है, और
एक्सपीडाइट हो सकता है अगर उसी के बेसिस पे शुरुआत हो जाए तो। जी। स्नेहलता जी, कुछ अगर आपको अपने अनुभवों में याद आता है कि जब आपने संसद के भीतर उन महिलाओं को देखा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी अभी तक जो जीत के आई हैं, वो किस तरह से उसमें भागीदारी करती थी और कैसे उस पूरे 5 साल में उनके उस व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आया? क्योंकि ये कुल मिलाकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक समाज के तौर पर और एक देश के तौर पर इस अधिनियम को देखा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए, विकसित भारत के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि इस समय चूँकि हमारा देश में जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या का देश है हमारा, और जो एवरेज एज है उसके हिसाब से अभी हमारे पास अगले 25 साल हमारे फेवर में हैं। तो इस समय इस बिल को प्रभावी करने से जो महिलाएं आएंगी सामने वो युवा शक्ति की होंगी, और उससे उनका पॉलिसी में जब योगदान होगा तो वो बहुत सारे बदलाव लेके आ सकता है। क्योंकि जो युवा उम्र में जो काम हो सकता है वो जब आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी चूक हो जाती है। तो हमें इस समय का लाभ जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, और ये मैंने पहले भी कहा था, और यदि इसको हम अगले चुनाव से लागू करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ हम फिर इतने साल लूज़ कर जाएंगे। कई दशकों से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की चर्चा होती रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी संकीर्णता कहेंगे महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक रही है, जो कि ये कभी संसद में पारित नहीं हो पाया। 23 में एक आम सहमति बनी और इसका एक रास्ता साफ हुआ। ये जो बड़ा बदलाव भी हुआ था, इसके पीछे के कारणों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब पहले तो राज्यसभा में बिल आया था, वहाँ पारित भी हुआ था, परंतु वो लोकसभा में नहीं आ पाया था, और सेंसस और डिलिमिटेशन वाला एक इशू जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ आ गया, उसमें और डिले हो गया। एक तो इसका पहलू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, हाँ, लेकिन दूसरा पहलू मानसिकता में बदलाव का भी है। एक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और खासकर संसद और विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी को लेकर। जी, देखिए क्या है कि एक ये जो शुरुआत है कि हम महिलाओं को ये अधिकार दे रहे हैं। जब हम 49% और 50% हैं तो हमें अधिकार देने वाला कौन है? हम खुद क्यों नहीं अधिकार ले सकते? और ये हम पर मतलब एक क्या कहना चाहिए, ऑब्लिगेशन। हाँ, मतलब ये हम पे कोई मेहरबानी नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। हाँ, कि कि आपको ये देना ही पड़ेगा, और देना पर ये देना पड़ेगा और दे रहे हैं। ये जो एक वाक्य है, ये मुझे लगता है कि ये पहले से यही चला आ रहा था कि हम जब देंगे तब उनको मिलेगा। पर महिलाओं ने ये दिखा दिया कि हमारी जो जनसंख्या के आधार पे जब वोटिंग हुई, हाँ, और देखा कि महिलाओं के वोट से बहुत फ़र्क पड़ सकता है, हमारी मौजूदगी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये आम सहमति बनी है शायद, और मुझे गर्व है कि महिलाओं ने ये दिखा दिया कि हमको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हम खुद ले लेंगे ये आरक्षण। जी, और हम उस स्थिति में पहुंच गए। आज महिलाएं उस स्थिति में हैं, चाहे वो वोट की ताकत से हो, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में मतदान के समय हमने देखा महिलाओं में एक उत्साह, एक बड़ी संख्या में महिलाएं निकलती हैं, वो चाहे उनके अपने मुद्दे सुरक्षा से जुड़े हों, आर्थिकी से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, बच्चों के अपने भविष्य से जुड़े हों, यानी सीधे सीधे युवाओं के पलायन से जुड़े मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों पे महिलाएं निकल के अब वोट करती हैं। और इस वोट की शक्ति ने शायद उन्हें और राजनीतिक रूप से परिपक्व किया है, और वही परिपक्वता मुझे लगता है भागीदारी के साथ दिखाई देगी आने वाले समय में। लेकिन स्नेहलता जी, हमने संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर भाषाओं की मर्यादाओं को लांघते कई बार देखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब महिला कर्मी उस माहौल में होती है,
किसी वर्क प्लेस पे, तो किस तरह की तब्दीलियां आती हैं और संसद, लोकसभा और विधानसभाओं में क्या क्या सतर्कता बरती जाएगी आगे से? क्या वो बदलाव बड़े होंगे व्यवहारिक? बिल्कुल, जब संख्या में बढ़ोतरी होगी तो फिर उनके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देना होगा और उनके हिसाब से व्यवहार होगा। उनके हिसाब से आपके जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं कंप्यूटर पे, आप इस तरह के प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे उनके सामने, जो शायद आप पुरुषों की मेजॉरिटी जब रहती है तो देखते हैं या बात कर सकते हैं। तो भाषा को संयत रखना मेरे हिसाब से अपने आप ही आ जाएगा। परंतु महिलाओं के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकलती हैं और वो सब करती हैं जो उस काम के लिए आवश्यक है, तो ये जो छोटी-छोटी जो समस्याएं आती हैं, छोटी या बड़ी जो भी है, उसको डील करने की भी आप में शक्ति होना चाहिए और महिलाओं में है बहुत शक्ति। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इनफैक्ट विलेजेस में मैं देखती हूँ कि खेती का सारा काम महिलाएं करती हैं। सुबह से लेकर चावल का जब बुआई होती है तो सुबह से लेकर शाम तक वो झुक कर के चावल की जब सोइंग होती है, मतलब हेड्स ऑफ टू देम, इतना कोई पुरुष नहीं कर पाता। और कोई भी सामान जब निकालना होता है, गेहूँ निकालना होता है, चना निकालना होता है, राई निकालनी है, मेथी, सब महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो उनकी इच्छा शक्ति है वो बहुत ऊपर है। क्या आप ये मानती हैं कि डिजर्विंग महिलाएं अभी तक पॉलिटिक्स में ये समझती थी कि उनके लिए वो अवसर मौजूद नहीं है जो पुरुषों के लिए हैं, और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आज वो अवसर, अब से और कुछ समय के बाद ये अवसर उन तमाम महिलाओं को मिलने जा रहा है, वो मजबूत होने जा रही हैं अपने उस अधिकार के साथ, अपने उस वर्चस्व के साथ, अपनी उस मौजूदगी, और जो आपने कहा कि ये किसी का एहसान या किसी की कोई मेहरबानी नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि हमको शुरू में आरक्षण मिल जाएगा तो 33% से ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज़ में कई स्टेट्स ने 50% रखा है। हाँ, पंचायतों में तो है। तो हाँ। 33% मिनिमम है। उसके बाद में उससे ज़्यादा करना है तो राज्य कर सकते हैं, पर इसमें जो दिया है आरक्षण, उसके हिसाब से संख्या तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उस जगह से महिला खड़ी होगी तो महिला ही जीत करके आएगी और उतनी संख्या यहाँ पर संसद में और विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति हो जाएगी। तो ये शुरुआत है और अब इस शुरुआत को कैसे तेज़ी से आगे ले जाना है ये महिलाओं पे निर्भर है। तो बात काबिल और नाकाबिल की नहीं है। जब पुरुषों को टिकट दी जाती है तो ये देखा जाता है कि वो सीट को जिता पाएंगे कि नहीं, तो वो ही काबिलियत वहाँ पे देखी जाती है। तो जो महिलाएं पार्टियां जब टिकट देंगी तो ये देखेंगी कि वो पोटेंशियल उस महिला में है कि वो जिता के ले आएंगी। तो उनका इतना बेस होना चाहिए, उतने लोगों से कनेक्शन होना चाहिए कि वो देखें और उनके नाम पे वोट दे सकें, या पार्टी भी है कि पार्टी के नाम पे भी वोट मिल जाते हैं। तो ये बात बहुत संक्षेप में, बिल्कुल अंत सवाल, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में विकसित भारत का किस तरह से एक बड़ा आधार आप मानती हैं इस कानून को और महिलाओं की इतनी बड़ी राजनीतिक भागीदारी को? देखिए, विकसित भारत तभी होगा, या विकसित कोई भी देश तब होता है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। यदि आप किसी देश में महिलाओं की भागीदारी नहीं देखते हैं तो आप देखेंगे वो देश नीचे है, हाशिए पे नीचे है। आप ज़्यादातर कंट्रीज़ का देख लीजिए कि अफ्रीका है, अफ्रीका में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में ज़्यादा है और वो कंट्री अफ्रीका के बाकी देशों से आगे है। तो महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि विकास तेज़ी से हो, उनका सोचने का तरीका और उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है, और जब तक
उनकी विचारधारा को पूरे प्रयोग में शामिल नहीं किया जाए, मुझे लगता है कि सफलता दूर ही रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी, क्योंकि आपके अनुभव ने ये बहुत साफ कहा है कि अगर विकसित भारत की तरफ बढ़ना है देश को, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बेहद ज़रूरी है। और इस उम्मीद के साथ कि ये कानून आने वाले समय में महिलाओं को एक बड़ा मैदान देने जा रहा है, जिसमें वो अपनी भूमिका, हिस्सेदारी के साथ देश को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सक्रिय महिलाओं की क्या सोच है, किस तरह से वो इस कानून को विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम देख रही हैं, इस पर हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।